Hello everyone, my name is Sweety Badhalia and welcome to SB Academy classes। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सॉल्यूशन के आगे के टॉपिक को कवर अप करेंगे। अभी तक सॉल्यूशन क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं, किस तरीके से हम कॉन्सेंट्रेशन को अलग अलग फॉर्म्स में पढ़ सकते हैं, हेनरीज लॉ क्या होती है, सॉल्युबिलिटी क्या होती है, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड क्या होती है ना, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड क्या होता है। तो ये सारे टॉपिक हमने कवर अप कर लिए हैं और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो बेसिकली रॉल्ड्स लॉ पे बेस्ड रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए क्या है, रॉल्ड्स लॉ को हम थोड़ी देर बाद समझेंगे। रॉल्ड्स लॉ को समझने से पहले हमें ये जरूर समझना होगा कि हम वेपर प्रेशर किसे कहते हैं, ठीक है। क्योंकि अभी भी बहुत सारे बच्चे हैं ऐसे जिनको कंफ्यूजन रहता है कि वेपर प्रेशर की एक्चुअल डेफिनेशन क्या है, क्या मतलब है। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप सोचिए बैठ के कि वेपर प्रेशर क्या होता है, आपने क्या सोचा, मुझे कमेंट सेक्शन में भी जरूर बताइएगा, मैं देखूंगी। और जब हम इस टॉपिक को कर लेंगे उसके बाद मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताना कि जो आपने सोचा था क्या आपने वही सोचा था जो मैंने बताया या उससे अलग सोचा था, ठीक है। तो इट्स जस्ट अ वे ऑफ इंटरेक्शन। तो मुझे अच्छा लगेगा अगर आप मुझे रिप्लाई में कमेंट में बताएंगे कि भाई आपने क्या सोचा था और एक्चुअल में क्या निकला। तो देखिए क्या होता है, जब भी हम वेपर प्रेशर की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में ना सबसे पहले ये आता है भाई वेपर यानी कि भाप, प्रेशर मतलब कि वो कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। तो हम कहेंगे कि भाई वेपर का जो प्रेशर होता है उसको हम वेपर प्रेशर कहते हैं। इट्स अ नॉर्मल डेफिनेशन है ना। तो देखिए क्या है, ये बिल्कुल सही बात है कि वेपर्स जो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं उनको हम वेपर प्रेशर कहते हैं। बट आपको यहाँ पर एक टर्म और है जिसको इंक्लूड करना बहुत ज्यादा जरूरी है, भूलना नहीं है। देखिए क्या है, सबसे पहले मैंने क्या किया, एक कंटेनर लिया और उसके अंदर ना मैंने ऐसा सॉल्वेंट डाल दिया जो उड़ सकता है। अब देखिए जब हम बात करते हैं किसी भी सब्सटेंस की, हम कोई भी सब्सटेंस ले रहे हैं तो सब्सटेंस ना दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं नॉन वोलाटाइल। नॉन वोलाटाइल का मतलब होता है जो उड़ नहीं सकते, जो इवेपोरेट नहीं कर सकते। और एक होते हैं वोलाटाइल। तो वोलाटाइल वो होते हैं जो उड़ सकते हैं, इवेपोरेट कर सकते हैं। तो आप भले ही इनके नीचे अपनी भाषा में हिंदी में लिख लेना कि नॉन वोलाटाइल हम उनको कहते हैं जो उड़ नहीं सकते या जो इवेपोरेट नहीं हो सकते, और वोलाटाइल हम उनको कहते हैं जो उड़ सकते हैं, ठीक है, जो इवेपोरेट हो सकते हैं। तो मैंने इस कंटेनर के अंदर क्या किया है, मैंने इस कंटेनर के अंदर लिया है वोलाटाइल लिक्विड। मैंने यहां पर क्या किया, एक वोलाटाइल लिक्विड ले लिया, मतलब ऐसा लिक्विड लिया है जो उड़ सकता है। अब मान लो मैं कह रही हूं कि भाई मैं इसका वेपर प्रेशर नोट करूंगी। तो सबसे पहली गलती क्या है यहां पर, अभी आप खुद ही मुझे बताएंगे। जो हमारा लिक्विड है वो अगर उड़ सकता है तो डेफिनेटली वो उड़ेगा, और उड़ते 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 कहाँ चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। धीरे धीरे इसकी क्वांटिटी कम होती चली जाएगी, वो उड़ता जाएगा उड़ता जाएगा उड़ता जाएगा। और थोड़ी देर बाद हम देखेंगे आइला, हमारा तो जो वेसल था, जो कंटेनर था, वो तो खाली हो गया। अब हम किसका प्रेशर देखें, तो सबसे पहली मिस्टेक, जो वेपर प्रेशर हम नोट कर रहे होते हैं हमेशा आपको ध्यान रखना है कि वो क्लोज्ड कंटेनर में हो। किसमें हो, क्लोज्ड कंटेनर में हो। तो यानी कि हम किसी भी ओपन कंटेनर में कभी भी वेपर प्रेशर को स्टडी नहीं करेंगे। अब मान लीजिए कि हमारे पास एक क्लोज्ड कंटेनर है, हमारे पास क्या है, एक क्लोज्ड कंटेनर है, और उस क्लोज्ड कंटेनर के अंदर मान लीजिए हमने क्या किया है, वोलाटाइल लिक्विड ले रखा है। अब वोलाटाइल लिक्विड है तो जाहिर सी बात है उसका स्वभाव है उड़ने का, इवेपोरेट करने का। तो वो इवेपोरेट करेगा, करता जाएगा करता जाएगा करता जाएगा। पहले क्या था, कंटेनर खाली था, मतलब एयर वगैरह थी। अब लिक्विड जो है हमारे पास ये इवेपोरेट हो रहा है और यहां पर आ रहा है, ठीक है, वेपराइज हो रहा है। तो क्या होगा कि जिस रेट से वो इवेपोरेट हो रहा है,
जिस स्पीड से वो उड़ रहा है उसे हम कहेंगे रेट ऑफ इवेपोरेशन। क्या कहेंगे? रेट ऑफ इवेपोरेशन। मैं यहां लिख देती हूं थोड़ा सा, रेट ऑफ इवेपोरेशन। तो देखो सिंपल सी बात है, आप ऐसे इमेजिन करो कि एक खाली कमरा है, ठीक है, एक क्या है, खाली कमरा है, और मैं एक एक करके बच्चों को उसके अंदर भेज रही हूं। मान लो एक खाली बस है, सपोज हमें कहीं घूमने जाना और बस है, तो क्या होगा, मैं पहले एक बच्चे को बस में चढ़ाया, दूसरे को चढ़ाया, तीसरे को चढ़ाया, बच्चे बड़े खुश होके एंटर हो रहे हैं, तो मॉलिक्यूल्स बड़े खुश होके इवेपोरेट हो रहे हैं। अब क्या होगा, जब मैं जरूरत से ज्यादा बच्चों को अंदर भरती जाऊंगी बस के, तो धक्का मुक्की चालू हो जाएगी, भीड़ चालू हो जाएगी। हो सकता है धक्का मुक्की में एक खिड़की से बाहर, एक गेट से बाहर, मजाक कर रही हूँ, तो हो सकता है कि कुछ बच्चे ये बोल दे कि मैम अब हम बस के अंदर नहीं आ रहे हैं, तो हम नहीं घुस पा रहे हैं, तो वो बस से बाहर निकल जाएं, ठीक है। या अगर मैं कुछ और बच्चों को जबरदस्ती, बस फुल हो गई है और मैं बच्चों को और जबरदस्ती अंदर घुसाना चाहती हूँ, तो हो सकता है मुझे कुछ बच्चे पहले बस में से बाहर निकालने पड़े, जगह को खाली करना पड़े, फिर नए बच्चे उस बस के अंदर घुस पाए। बहुत आसान भाषा में समझ गए। तो पहले क्या थी, जगह खाली थी, मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट हो रहे थे। फिर उन्हें पता चला कि भाई हम तो बहुत ही ज्यादा क्या हो रहे हैं, आपस में इतने ज्यादा हमारे पार्टिकल्स हो गए कि अब हमने आसपास क्या कर दिया, कोलाइड करना, टकराना शुरू कर दिया, भीड़ ज्यादा हो रही है वहां पे, तो वो आपस में टकराएंगे और टकरा के वो क्या होंगे, कंडेंस होके नीचे आने लगेंगे। तो क्या हो रहा है, एक जगह रेट ऑफ इवेपोरेशन हो रहा है कि वोलाटाइल लिक्विड इवेपोरेट हो रहा है, वेपर्स बना रहा है, और साथ ही साथ दूसरा प्रोसेस भी चालू हो गया है, क्या, रेट ऑफ कंडेंसेशन, कि वो आपस में कोलाइड कर रहे हैं और कोलाइड करके वो कंडेंस होके लिक्विड के अंदर वापस आ रहे हैं। तो यहाँ पे दो प्रोसेस हो रहे हैं, क्या हो रहा है, रेट ऑफ इवेपोरेशन एंड रेट ऑफ कंडेंसेशन। अब देखो, जब यहां से 5 मॉलिक्यूल इवेपोरेट हुए और मैं कहूं कि वो मॉलिक्यूल्स जो इवेपोरेट हुए हैं 5, वो कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, क्या वो उसका वेपर प्रेशर कहलाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि कुछ टाइम बाद आप देखेंगे कि 5 की जगह 50 मॉलिक्यूल इवेपोरेट हो चुके होंगे। क्या अब वो 50 मॉलिक्यूल कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, वो वेपर प्रेशर कहलाएगा? नहीं, क्योंकि थोड़ी देर बाद हो सकता है कि 100 मॉलिक्यूल इवेपोरेट कर रहे हों। तो जब भी हमें वेपर प्रेशर को स्टडी करना है, हमें हमेशा इस चीज का ध्यान रखना है कि रिएक्शन ने क्या अटेन कर रखा हो, रिएक्शन ने इक्विलिब्रियम अटेन कर रखा हो। और इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, इक्विलिब्रियम का मतलब है कि जिस रेट से, जिस स्पीड से इलेक्ट्रॉन कह रही हूँ, मॉलिक्यूल्स, जिस रेट से जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इवेपोरेट हो रहे हैं, उसी रेट से वो क्या हो रहे हैं, कंडेंस। मैंने क्या कहा, बस हो गई फुल, मान लो 45 सीटर हमारी बस थी, हमने 45 को बिठा दिया। अब अगर मैं चाहती हूं कि 5 बच्चे और बस में आ जाएं, ठीक है, खड़े होने का हमारे पास वो नहीं है, ऑप्शन नहीं है, मान लो जो जितनी सीट्स हैं उतने पे बैठना है, तो मैं चाहती हूँ कि 5 बच्चे और आके बस में बैठ जाएं, तो मुझे पहले 5 को उठाकर बस से बाहर करना पड़ेगा। समझ में आया? तो जितने पार्टिकल्स हमारे अंदर जा रहे हैं उतने ही पार्टिकल्स हमारे बाहर आ रहे हैं, जितने बच्चे बस के अंदर जा रहे हैं उतने ही बच्चे क्या आ रहे हैं, बस से बाहर आ रहे हैं। तो रेट इक्विलिब्रियम पे क्या हो रहा है कि जितने पार्टिकल्स हमारे इवेपोरेट हो रहे हैं उतने ही पार्टिकल्स हमारे आपस में कोलाइड करके कंडेंस होके नीचे आ रहे हैं। तो जब रेट ऑफ इवेपोरेशन एंड रेट ऑफ कंडेंसेशन एक दूसरे के बराबर हो जाएगा, हम कहेंगे कि रिएक्शन ने इक्विलिब्रियम अटेन कर लिया। और जब रिएक्शन ने इक्विलिब्रियम अटेन कर लिया, इसका मतलब ये है कि पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल फिक्स हो गए हैं आपके, कि भाई यहाँ पे अब हमारे 1000 लाख जो भी है इतने पार्टिकल ही वेपर फेज के अंदर रहेंगे। अगर वहां से और 10 मॉलिक्यूल इवेपोरेट हो रहे हैं तो यहां से 10 मॉलिक्यूल को जाना पड़ेगा। समझ रहे हैं इस बात को? तो अगर आपसे कोई पूछे कि वेपर प्रेशर हम कब निकालते हैं या किसको कहते हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो प्रेशर वेपर्स एक्सर्ट कर रहे हैं उसे वेपर प्रेशर तो कहा जाएगा, बट इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन पे कहा जाएगा। अगर रिएक्शन ने इक्विलिब्रियम अटेन नहीं कर रखा तो कोई वेपर प्रेशर हम उसको नहीं मानेंगे।
समझ में आ गया? तो देखिए डेफिनेशन क्या कह रही है कि किसी भी लिक्विड या सॉल्यूशन का अगर आप वेपर प्रेशर बता रहे हैं तो ये हमारा वो प्रेशर होता है जो वेपर्स एक्सर्ट करते हैं, ठीक है, लिक्विड या सॉल्यूशन के सरफेस पर इन इक्विलिब्रियम। कब? इक्विलिब्रियम पे। अब मान लो यहाँ पे जो भी हमारे पार्टिकल्स फिक्स हो गए, अब जो वो क्या करेंगे, इस लिक्विड के या सॉल्यूशन के सरफेस पे जो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे वेपर प्रेशर ऑफ दैट पर्टिकुलर लिक्विड और सॉल्यूशन। इस बात का ध्यान रखना है कि टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं। अगर आप टेम्परेचर बदलोगे तो जाहिर सी बात है इवेपोरेशन रेट बढ़ जाएगा, ज्यादा मॉलिक्यूल्स वेपर बनाएंगे, वेपर प्रेशर बदल जाएगा। तो वेपर प्रेशर की वैल्यू टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, ठीक है। अब देखिए इसको एक और तरीके से हम समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास एक कंटेनर था और मैंने इस कंटेनर के अंदर वोलाटाइल लिक्विड भर दिया, ठीक है। इसी में एक चीज और ऐड करेंगे हम कि वेपर प्रेशर को हम मेजर कैसे करते हैं, ठीक है। बैरोमीटर या मैनोमीटर से हम मेजर करते हैं। तो हमने क्या किया, इस कंटेनर के अंदर एक वोलाटाइल लिक्विड ले लिया। क्या ले लिया हमने? वोलाटाइल लिक्विड ले लिया जो उड़ सकता है। अब मेरे को कैसे पता चलेगा कि वेपर्स उड़ रहे हैं कि नहीं उड़ रहे हैं? तो हम क्या करेंगे, इसको कनेक्ट कर देंगे ऐसे इंस्ट्रूमेंट से जो प्रेशर को मेजर करने का क्या करता है काम। ये एक यू शेप की ट्यूब रहेगी हमारी, इसके अंदर हम क्या करेंगे, मरकरी को फिल करके रखेंगे, जिसका लेवल क्या रहेगा, सेम रहेगा, एक जैसा, एक बराबर रहेगा, सेम लेवल पे रहेगा। कैसे मेजर करते हैं उसको स्टडी करेंगे। अब क्या हुआ कि धीरे धीरे ना यहां से पार्टिकल वेपराइज होने लगे, वेपर बना रहे हैं, बनाते जा रहे हैं, पार्टिकल उड़ रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर पार्टिकल आ रहे हैं, उड़ते उड़ते पार्टिकल यहाँ भी जा रहे हैं और यहाँ पे प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे जैसे इधर दबाव फील होगा तो ये लेवल धीरे धीरे कहाँ जाएगा, नीचे, और वो लेवल धीरे धीरे कहाँ जाएगा, ऊपर, ठीक है। अब पार्टिकल और आ गए और आ गए और आ गए और आ गए और प्रेशर लगा रहे हैं और ये नीचे जा रहा है, वहां से वो और ऊपर जा रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, एक समय आएगा जब यहाँ पर खाली जगह बचेगी नहीं। अब ये पार्टिकल क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे से टकराना शुरू कर देंगे, टक्कर मारना शुरू कर देंगे। जैसे ही ये टक्कर मारना शुरू करेंगे, अब जगह नहीं बची भाई, भर गया, पूरी जगह भर गई वहां पे, अब और नहीं घुसा सकते तुम। और पार्टिकल जब उड़ेंगे तो वो क्या करेंगे, आपस में टकरा के नीचे आना शुरू कर देंगे। तो जब यहाँ पर पार्टिकल्स का नंबर फिक्स हो गया, जब रेट ऑफ इवापोरेशन बराबर हो गया रेट ऑफ कंडेंसेशन के, हम कहेंगे कि भाई रिएक्शन ने इक्विलिब्रियम अटेन कर लिया। जैसे ही यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल फिक्स हो जाएंगे, यहां से लेवल नीचे जाना और वहां से लेवल ऊपर जाना भी क्या हो जाएगा, बंद, स्टॉप हो जाएगा। तो एक समय आएगा जब लेवल क्या हो जाएगा, यहां से नीचे, यहां से ऊपर और फिक्स हो गया। फिर हम देखेंगे कि इनके बीच में, इनकी हाइट में या लेवल के जो हाइट है इसमें कितना डिफरेंस है। जो डिफरेंस आएगा वही हमारा क्या होगा, वेपर प्रेशर। इस तरीके से हम क्या करते हैं, बैनोमीटर या बैरोमीटर की मदद से वेपर प्रेशर को मेजर करते हैं, ठीक है। तो अब जब भी हम कभी वेपर प्रेशर की बात करेंगे तो वेपर प्रेशर हमेशा हम कौन सी कंडीशन पे पढ़ेंगे, इक्विलिब्रियम की कंडीशन पर, ठीक है। वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए प्लीज, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो वेपर प्रेशर को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो वेपर प्रेशर को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला है नेचर ऑफ द लिक्विड। अब देखिए नेचर ऑफ द लिक्विड पे कैसे डिपेंड कर रहे हैं। मैं कह रही हूं कि तुम्हें ना एनर्जी निकालनी है कि भाई कितनी ताकत तुम लगाओगे सो दैट मेरे दोनों हाथ अलग हो जाएं, ठीक है। मैंने ऐसे किया तो भाई जो मेरी ताकत है उसके अकॉर्डिंग मैं बाइंड कर रही हूं इसको। कोई और पर्सन होगा तो वो अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से बाइंड करेगा। तो तुम्हें जितनी जान मेरे इस हाथ को खुलवाने में लगेगी, हो सकता है दूसरे पर्सन को खुलवाने में उतनी ना लगे, कम लगे, या हो सकता है ज्यादा लगे। तो क्या मतलब है इस बात का कि देखिए जैसे दो लिक्विड है हमारे पास,
इसमें है ए और ए के बीच में इंटरेक्शन, और यहां पे क्या है, बी और बी के बीच में इंटरेक्शन। तो ए और ए के बीच में जो इंटरेक्शन है अगर वो ज्यादा स्ट्रांग है और बी और बी के बीच की जो इंटरेक्शन है वो इतनी स्ट्रांग नहीं है, ठीक है, तो अब आप खुद बताओ जिनके बीच में इंटरेक्शन स्ट्रांग नहीं है वो क्या करेंगे, जल्दी से अपना बॉन्ड तोड़ेंगे और क्या हो जाएंगे, इवेपोरेट। जिनका बॉन्ड स्ट्रांग है आपस में तो उनको उड़ने में क्या लगेगा, थोड़ा सा समय लगेगा। भले ही दोनों वोलाटाइल क्यों ना हो, बट एक का रेट इवेपोरेशन का ज्यादा हो सकता है और दूसरे का क्या हो सकता है, कम हो सकता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, सबसे पहला फैक्टर जो इवेपोरेशन को या वेपर प्रेशर को अफेक्ट करता है, नेचर ऑफ द लिक्विड। कह रहे हैं कि अगर मॉलिक्यूल के आपस की जो फोर्स है, ठीक है, अट्रैक्शन है, अगर वो वीक है तो क्या रहेगा, ग्रेटर इज द अमाउंट ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है, वेपर, बिकॉज मोर मॉलिक्यूल्स कैन लीव द लिक्विड एंड कम इनटू द वेपर फेज। इसमें लिख लीजिए फॉर एग्जाम्पल डाई इथाइल ईथर एंड इथेनॉल। ये एग्जाम्पल आपकी बुक में दिया हुआ है, तो जानबूझ के हम यही डिस्कस करेंगे ताकि अगर आप कभी बुक में से भी पढ़े तो आपको ध्यान रहे। देखिए डाई इथाइल ईथर, आपको पता है कि ईथर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकता, ये ईथर का जनरल फॉर्मूला है। डाई इथाइल अगर मुझे लिखना है मैं क्या लिख दूंगी, C2H5 इधर भी और C2H5 इधर भी। ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकता, तो ये क्या करेगा, जल्दी उड़ जाएगा। बट अगर आप बात करोगे इथेनॉल की, इथेनॉल क्या है, अल्कोहल। आपको पता है कि इथेनॉल क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। इथेनॉल क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। तो एक इथेनॉल का मॉलिक्यूल दूसरे इथेनॉल के मॉलिक्यूल के साथ क्या होता है, अट्रैक्ट होता है वाया हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड बना के कनेक्ट रहेगा, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहेगी। तो जहां पे एक मॉलिक्यूल दूसरे से, दूसरा तीसरे से, तीसरा चौथे से एसोसिएटेड है, जुड़ा हुआ है, तो वो जल्दी नहीं उड़ेगा। उड़ता तो है इथेनॉल, बट हम स्पीड की बात कर रहे हैं, तो इसकी स्पीड क्या रहेगी, कंपैरेटिवली स्लो रहेगी, क्योंकि यहाँ पे मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, जुड़े हुए हैं, उनको टाइम लगेगा अपने बॉन्ड तोड़ के उड़ने में। और जो खुद ही अकेले पड़े हुए हैं इंडिविजुअल मॉलिक्यूल, वो क्या करेंगे, जल्दी जल्दी फटाफट उड़ जाएंगे। तो जो हमारा डाई इथाइल ईथर होता है वो क्या रहेगा, मोर वोलाटाइल रहेगा, उसका वेपर प्रेशर क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू किसके, इथेनॉल के। इथेनॉल लेस वोलाटाइल रहेगा और इसका वेपर प्रेशर क्या रहेगा, कम रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद है टेम्परेचर। टेम्परेचर आपको पता है, कोई भी अगर जैसे लिक्विड है, ठीक है, आप क्या कर रहे हैं, आपको पता है लिक्विड के सरफेस पे पार्टिकल रहते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, सरफेस पार्टिकल, और जो अंदर की तरफ रहते हैं पार्टिकल उनको हम क्या कहते हैं, बल्क पार्टिकल। तो जो सरफेस पे पार्टिकल्स होते हैं उनकी कंपैरेटिवली क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम उसको टेम्परेचर दे रहे हैं। टेम्परेचर देने से क्या हो रहा है, जब हम टेम्परेचर देंगे तो पार्टिकल उस टेम्परेचर को, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे और अपनी काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा लेंगे। जितना ज्यादा उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी वो क्या करेंगे, सरफेस पे आएंगे, और जितना ज्यादा वो सरफेस पे आएंगे भाग भाग के, वो क्या करेंगे, उतनी जल्दी जल्दी इवेपोरेट होंगे, वेपराइज होंगे। तो टेम्परेचर बढ़ा देने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, जिससे क्या होता है, रेट ऑफ इवेपोरेशन वो इंक्रीज कर जाता है, और जितने ज्यादा पार्टिकल्स हमारे इवेपोरेट होंगे उतना ही ज्यादा हमारा क्या आएगा, वेपर प्रेशर। तो क्या लिखा है, हाइयर द टेम्परेचर ग्रेटर इज द वेपर प्रेशर, ठीक है। एक तीसरा आप फैक्टर ये भी लिख सकते हैं कि भाई जो हमारा कंटेनर होता है, ठीक है, उसके साइज या शेप पर डिपेंड नहीं करता है। ऐसा नहीं है कि बड़ा कंटेनर लेंगे तो वेपर प्रेशर ज्यादा रहेगा, छोटा लेंगे तो कम रहेगा, ऐसा नहीं है। पर यूनिट वॉल्यूम वो एक ही रहता है, ठीक है। तो आप वो फिर भी हो सकता है इग्नोर कर दो, कोई इश्यू वाली बात नहीं। ये दो मेन आपके फैक्टर्स हैं जो वेपर प्रेशर को अफेक्ट करते हैं। अगर हम ग्राफ की बात करें, अगर हम ग्राफ प्लॉट करें, पता नहीं नीचे दिखेगा कि नहीं दिखेगा, मैं यहाँ बना देती हूँ छोटा सा। अगर हम ग्राफ प्लॉट करें वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर के, तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से आता है, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं कहेंगे हम इसको,
ये इंक्रीज करता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे वेपर प्रेशर इंक्रीज करेगा, कुछ ना कुछ तो रहेगी वेपर प्रेशर की वैल्यू। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे वेपर प्रेशर बढ़ता चला जाएगा। आप ग्राफ ध्यान रखिए कि वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए प्लीज। ठीक है, तो चलिए रॉल्स लॉ पे चलने से पहले कुछ जानकारी ले लेते हैं। देखिए, जब हम बात करते हैं सब्सटेंस की, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि उनका ना दो नेचर होता है। ठीक है, दो नेचर होता है कि या तो वो उड़ सकते हैं, वोलाटाइल रहेंगे नेचर में, या क्या रहेंगे, नॉन वोलाटाइल रहेंगे। ठीक है, जो नॉन वोलाटाइल है उड़ेगा नहीं, जो वोलाटाइल है वो उड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, वोलाटाइल में जब वोलाटाइल लेंगे हम, तो इसमें हम एक केस पढ़ेंगे जिसमें हमारा सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों क्या रहेगा, वोलाटाइल रहेगा। ठीक है, हम यहां पर दो ऐसे सॉल्यूशन को मिक्स करेंगे जिसमें सॉल्यूट भी हमारा वोलाटाइल है और सॉल्वेंट भी हमारा क्या है, वोलाटाइल है। आपको पता है सॉल्यूट हम उसको कहते हैं जो कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, और सॉल्वेंट हम उसको कहते हैं जो लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। सॉल्यूट को हम डिसॉल्व करते हैं, सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व किया जाता है। तो एक केस हमारा ये बनेगा जिसकी हम शुरुआत करेंगे कि जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों हमारे क्या रहेंगे, लिक्विड रहेंगे, और दोनों के दोनों कैसे रहेंगे, वोलाटाइल इन नेचर रहेंगे। फिर हम पढ़ेंगे नॉन वोलाटाइल वाला केस। इसमें क्या होगा, एक हम लेंगे सॉल्यूट जो हमारा सॉलिड होगा। ठीक है, ये कैसा रहेगा, हमारा सॉलिड रहेगा, इसको हम डिसॉल्व कर लेंगे, और इसका जो बाय नेचर रहेगा वो कैसा रहेगा, नॉन वोलाटाइल। ये नॉन वोलाटाइल इन नेचर रहेगा। ठीक है, और जो हम सॉल्वेंट लेंगे जिसके अंदर हम इसको डिसॉल्व करेंगे लिक्विड के अंदर, दो लिक्विड को भी हम ले सकते हैं जिसमें जो हमारा क्या रहेगा, इधर भी लिक्विड इधर भी लिक्विड, बट वो लिक्विड एक होगा नॉन वोलाटाइल और दूसरा लिक्विड जो हमारा होगा वो क्या होगा, हमारा नॉन वोलाटाइल। ठीक है, फिर से देखिए, दो केसेस में हम पढ़ेंगे। एक केसेस में क्या होगा कि दोनों के दोनों हमारे कैसे रहेंगे, वोलाटाइल इन नेचर रहेंगे, और दूसरा केस हम कौन सा पढ़ेंगे, उसमें हम क्या पढ़ेंगे, एक हमारा क्या होगा, नॉन वोलाटाइल, और एक हमारा क्या होगा, वोलाटाइल। कोई भी ऐसा केस हम नहीं पढ़ेंगे जिसके अंदर दोनों नॉन वोलाटाइल है। अगर दोनों ही नॉन वोलाटाइल हुए तो उड़ेगा कौन, और कोई उड़ेगा ही नहीं तो वेपर प्रेशर किसका देखेंगे। तो वेपर प्रेशर मेजर करने के लिए दो ही चीजें हो सकती हैं कि या तो उनमें से कोई एक वोलाटाइल हो या फिर दोनों वोलाटाइल हो। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं। पहला जो हम केस पढ़ेंगे रॉल्स लॉ का, वो हम पढ़ेंगे फॉर वोलाटाइल लिक्विड्स, यानी कि जिस केस में सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही बाय नेचर हमारे कैसे होंगे, वोलाटाइल होंगे, उड़ने वाले होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम समझेंगे रॉल्स लॉ को। तो रॉल्स लॉ को पहले हम समझेंगे, उसके बाद डेफिनेशन पे जाएंगे कि क्या लिखा है और क्यों बताया गया है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, बहुत आसान सा टॉपिक है। हमने क्या किया, एक कंटेनर ले लिया। ठीक है, हमने क्या किया, एक कंटेनर ले लिया और इसके अंदर हमने कोई लिक्विड ले लिया ए। हमने क्या किया, इसके अंदर लिक्विड ले लिया ए। इस समय हमारे पास दो लिक्विड हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, और दोनों के दोनों हमारे पास क्या है, वोलाटाइल है, दोनों उड़ सकते हैं। सॉल्वेंट तो लेंगे ही हम हमेशा उड़ने वाला, सॉल्यूट हो सकता है कि उड़े या ना उड़े, इस केस में वो उड़ने वाला है। तो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों इस केस में क्या है, हमारे वोलाटाइल। तो हमने लिक्विड ए लिया, अब ये क्या कर रहा है, वेपराइज हो रहा है, वेपराइज हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। रेट ऑफ इवेपोरेशन बराबर हो जाएगा रेट ऑफ कंडेंसेशन के। हम कहेंगे कि रिएक्शन ने इक्विलिब्रियम अटेन कर लिया, और जैसे रिएक्शन ने इक्विलिब्रियम अटेन कर लिया, नंबर ऑफ पार्टिकल यहां पर कांस्टेंट हो गए, तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा, वेपर प्रेशर। अब जो वेपर प्रेशर आया है उसमें सिर्फ और सिर्फ किसके पार्टिकल्स हैं, ए के पार्टिकल्स हैं। तो इसका मतलब जो यहां से वेपर प्रेशर आया है ए का, उसे हम कहेंगे पी नॉट ऑफ ए। पी नॉट हमारा क्या रहेगा, पी नॉट हमारा रहेगा वेपर प्रेशर ऑफ
प्योर सॉल्वेंट, जब हमने प्योर सॉल्वेंट लिया है ए, उसके साथ हमने कोई छेड़खानी नहीं की, उसमें हमने कुछ भी नहीं मिलाया। क्लियर है? अब हमने क्या किया, अब हमने दूसरा बीकर लिया या दूसरा कंटेनर लिया, उसके अंदर हमने क्या किया, दूसरा लिक्विड ले लिया। ये हमारा क्या है, ये है हमारा लिक्विड बी, इसको हम क्या नाम दे रहे हैं, लिक्विड बी। अब ये भी वोलाटाइल इन नेचर है, ये भी क्या करेगा, वेपराइज होगा, होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा, फिर स्पेस खत्म होने लगेगा, आपस में कोलाइड करेंगे, फिर ये क्या करेंगे, धीरे धीरे कंडेंस होना शुरू करेंगे, फिर एक स्टेज आएगी इक्विलिब्रियम वाली कि जितने पार्टिकल अब इवेपोरेट हो रहे हैं उतने ही पार्टिकल क्या हो रहे हैं, कंडेंस। अब उसके बाद जब नंबर ऑफ पार्टिकल फिक्स हो गए, अब जो वो इस सरफेस पे प्रेशर एक्सर्ट करेंगे वो उसका क्या कहलाएगा, वेपर प्रेशर। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पार्टिकल किसके हैं, लिक्विड बी के हैं, तो यहां से जो वेपर प्रेशर निकल के आएगा उसको हम कहेंगे पी नॉट बी। तो पी नॉट बी हमारा क्या है, पी बी नॉट हमारा क्या है, ये है हमारा वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट बी। क्या है, प्योर सॉल्वेंट बी। तो हमारे पास जब भी कभी प्योर सॉल्वेंट की बात आएगी, ठीक है, तो वो जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है उसको हम क्या कहेंगे, प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर को क्या कहेंगे, नॉट से सिंबलाइज्ड कर देंगे। क्लियर है इतनी बात? अब हमने क्या किया, ए को बी में, बी को ए में डाल के मिक्स कर दिया। अब हमारे पास एक नया कंटेनर बन गया, अब हमारे पास एक नया कंटेनर बन गया जिसके अंदर हमारे पास क्या है, दो लिक्विड आपस में मिक्स्ड हैं। दो लिक्विड हमारे पास यहाँ पर क्या है, आपस में मिक्स्ड हैं। लिक्विड ए भी है और हमारे पास यहाँ पर क्या है, लिक्विड बी भी है। अब लिक्विड ए भी क्या हो रहा है, वेपराइज हो रहा है, लिक्विड बी भी हमारे पास क्या हो रहा है, वेपराइज हो रहा है। तो यहाँ पे जो पार्टिकल्स ए के हैं और जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं वो कहलाएंगे पी ए। यहाँ पे जो पार्टिकल बी के हैं और जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, यहाँ पर ऑब्वियसली बात है इक्विलिब्रियम के बाद की बात हो रही है, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम के बाद या इक्विलिब्रियम अटेन होने के बाद जो हमारा प्रेशर बी के पार्टिकल एक्सर्ट कर रहे हैं लिक्विड के सरफेस पे, उसको हम क्या कहेंगे, पी बी। यहाँ पे नॉट नहीं लगाएंगे, इस बात का ध्यान रखना। नॉट का साइन आपको कब लगाना है, जब हम प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर की बात करें। अब हमने यहाँ पर मिक्सचर बना दिया, ए और बी आपस में यहाँ पर क्या है, मिक्स है। समझ में आया? तो रोल्स ने क्या कहा, उन्होंने ये कहा, ध्यान से सुनिएगा, उन्होंने कहा कि भाई जो भी लिक्विड ए का, इधर बात कर रहे हैं इस केस में, लिक्विड ए का जो भी प्रेशर है वो डायरेक्टली इस बात के प्रोपोर्शनल रहेगा कि उसका मोल फ्रैक्शन कितना है। अगर आप भूल गए हैं तो ध्यान रखिए, मोल फ्रैक्शन नाम में ही मतलब छुपा है, मोल्स का फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या है, मोल्स का फ्रैक्शन। अगर मैं ए का निकाल रही हूं मोल फ्रैक्शन, तो मैं ए के मोल्स को ऊपर रखूंगी अपॉन में टोटल मोल्स। अगर मैं बी का मोल फ्रैक्शन निकाल रही हूं, इसका मतलब बी के मोल्स ऊपर रखूंगी अपॉन में टोटल मोल्स। भाई एक मेरे पास क्या था, एक मेरे पास सर्कल था जिसके 4 पार्ट थे। मैंने एक कलर को, एक पार्ट को शेड कर दिया कलर से, ठीक है, मतलब कलर भर दिया। मैंने कहा शेडेड रीजन का फ्रैक्शन क्या है, जिसके बारे में बात हो रही है उसको ऊपर रखेंगे, टोटल को हम नीचे रखते हैं। मैंने पूछा अनशेडेड रीजन कितने हैं, तो जिसके बारे में बात हो रही है अनशेडेड, उसको ऊपर रखेंगे, टोटल को नीचे रखेंगे। तो जिसके फ्रैक्शन की बात हो रही होती है, जैसे ए का मोल फ्रैक्शन, तो ए के मोल्स ऊपर टोटल नीचे। बी का मोल फ्रैक्शन, तो जिसके बारे में बात हो रही है बी की, ठीक है, तो बी के मोल्स ऊपर अपॉन में टोटल। समझ गए इस बात को? अब देखिए इन्होंने क्या कहा, क्यों कहा इन्होंने ऐसा कि भाई जो प्रेशर है वो मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करेगा। आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है। देखो ए का मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या है, सीधा सीधा कि एक मोल फ्रैक्शन की वैल्यू कब ज्यादा आएगी, ये डिवाइड में है ना, तो कोई भी डिवीजन तभी ज्यादा, न्यूमेरिकली तभी ज्यादा आती है जब न्यूमरेटर पार्ट हमारा क्या हो, बड़ा, डिनोमिनेटर पार्ट क्या हो, हमारा छोटा। तो अगर मोल फ्रैक्शन ज्यादा आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है मोल्स ज्यादा है, और मोल्स ज्यादा होने का मतलब ये है पार्टिकल्स ज्यादा है।
जिसके पार्टिकल ज्यादा हैं वो ज्यादा उड़ेंगे और ज्यादा वेपर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। तो वेपर प्रेशर सीधा सीधा किस पे डिपेंड कर रहा है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स। जितने ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स उतने ज्यादा मोल्स, और जितने ज्यादा मोल्स उतना ज्यादा मोल फ्रैक्शन। तो उन्होंने कहा कि भाई ए कितना प्रेशर यहाँ पर एक्सर्ट करेगा लिक्विड के सरफेस पे इक्विलिब्रियम के अटेन करने के बाद, वो सीधा सीधा इस पर डिपेंड करता है कि उसका मोल फ्रैक्शन क्या है। अब कह रहे हैं कि जब हम मोल फ्रैक्शन का ये इसका प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है? इनटू में PA0। PA0 क्या है? PA0 उसका क्या है? वेपर प्रेशर जब वो प्योर स्टेट में था, ठीक है, प्योर फॉर्म में था। अभी इस पे भी हम चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि बी का जो प्रेशर है वो सीधा सीधा किस पे डिपेंड करेगा कि बी के कितने पार्टिकल्स हैं। बी के जितने ज्यादा पार्टिकल्स रहेंगे बी के उतने मोल्स आएंगे, और बी के जितने ज्यादा मोल्स आएंगे बी का मोल फ्रैक्शन क्या रहेगा? उतना ही ज्यादा। तो सीधा सीधा कितना प्रेशर बी यहाँ पर एक्सर्ट करेगा वो इस पे डिपेंड करता है कि उसके मोल फ्रैक्शन यानी कि मोल्स कितने हैं। ठीक है, अब जब यहां से प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इनटू में PB0। P0 बी या PB0 कुछ भी कह सकते हो। तो ये क्या है हमारी? ये हमारी रॉल्ड्स लॉ है। अब देखो इसको समझने के ना दो तरीके हैं। पहले मैं आपको आसान शब्दों में बताने की कोशिश करूंगी। देखो मैंने कहा कि ना मेरे पास 10 रुपए हैं। मैंने क्या कहा? मेरे पास ना 10 रुपए हैं, मतलब टोटल कितना है? मेरे पास इतना पैसा है, 10 रुपए का 10 रुपए है। और मैंने कहा मेरे पास ना उसका फ्रैक्शन है 1/2। जो भी टोटल मनी है उसका मेरे पास है 1/2। इसका मतलब मेरे पास कितने हैं? मैं टोटल मनी को क्या कर दूंगी? फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? मुझे पता चल जाएगा मेरे पास कितने रुपए हैं? 5 रुपए। बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है। कितना प्रेशर एक्सर्ट करेंगे ए के पार्टिकल, ठीक है, कितना प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, हम क्या करेंगे? उसके मोल्स यानी कि पार्टिकल के फ्रैक्शन। भाई मोल फ्रैक्शन पार्टिकल्स का ही फ्रैक्शन है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि जितना उसका फ्रैक्शन है पार्टिकल का, अगर हम उसके टोटल प्रेशर जो भी उसका प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर होता है अगर उससे मल्टीप्लाई कर दे तो हमें उसके फ्रैक्शन के हिसाब से पता चल जाएगा कि उन्होंने कितना प्रेशर एक्सर्ट किया। ठीक है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आई होप आपको ये समझ में आया हो। अगर नहीं आया है तो इसको समझने का दूसरा तरीका और है, उसको भी हम समझ लेते हैं। ऐसे नहीं समझ में आ रहा है कोई बात नहीं। देखो वैसे तो आ जाना चाहिए इससे, बट नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं। देखो जैसे कि मान लीजिए हमारे पास मोल फ्रैक्शन निकालने का ये फॉर्मूला है। अगर मैं क्या कर दूं, काई ए प्लस काई बी कर दूं, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस में मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कर दूं, तो इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं Na अपॉन में टोटल मोल्स प्लस में Nb मोल्स ऑफ बी अपॉन में टोटल मोल्स। ठीक है, ऐड कर दीजिए, क्या हो जाएगा? Na प्लस NB, Na प्लस NB कट गया, क्या आ गया? ये 1। तो हम कह देते हैं कि भाई मोल फ्रैक्शन ए और बी का क्या होता है? इनका सम हमारा 1 के बराबर होता है। आई थिंक यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक उठा लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये कह रहे हैं कि भाई पी का जो प्रेशर है, पी ए का, ठीक है, ए का जो प्रेशर है वो सीधा सीधा इस पे डिपेंड कर रहा है कि उसके पार्टिकल्स कितने हैं। जितने उसके पार्टिकल्स होंगे उतने उसके मोल्स होंगे, जितने उसके मोल्स होंगे उतना उसका मोल फ्रैक्शन होगा। तो रॉल्ड्स ने कहा कि वो कितना प्रेशर एक्सर्ट करेगा ये सीधा सीधा उसके मोल फ्रैक्शन पर डिपेंड करेगा। हमने कहा ठीक है, बहुत सही है। अब हमने क्या कहा? हमने कहा प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा रहे हैं। अगर प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी में तो लिख भी नहीं रही कि क्या है। अच्छा, फिर उसके बाद इनटू में क्या है हमारे पास? ये मोल फ्रैक्शन। ठीक है, अब मुझे क्या करना है? इस कांस्टेंट की वैल्यू को निकालना है। मेरे को क्या करना है? इस कांस्टेंट की वैल्यू को निकालना है। तो अब आप एक बात सोचो, अगर मुझे इसका निकालना है कि भाई ये कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, तो मैं क्या कर सकती हूं? मैं यहां पर ले सकती हूं, मुझे पता है कि इन दोनों का सम 1 है। अगर मैं कहूं कि भाई मेरा मोल फ्रैक्शन 1 है, ठीक है, मोल फ्रैक्शन क्या है? 1 है, तो जाहिर सी बात है मुझे जो मोल फ्रैक्शन बी है वो क्या लेना पड़ेगा? वो मुझे 0 लेना पड़ेगा। 1 + 0 तभी तो ये 1 आएगा ऐड करके। तो अगर मेरा मोल फ्रैक्शन
अगर मैं प्योर की बात कर रही हूं, अगर मेरा मोल फ्रैक्शन क्या है वो 1 है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ अगर मैं ए की बात कर रही हूँ कि ए कितना प्रेशर एक्सर्ट करेगा, इसको 1 रख दिया, तो कांस्टेंट मेरा किसके बराबर आ गया कि जब वो अपना प्योर स्टेट में, ए का मतलब क्या है कि बी 0 हो गया, बी है ही नहीं, और बी जब होता ही नहीं तो हम जो प्रेशर देखते हैं वो सिर्फ ए का आता है उसके प्योर फॉर्म में, यानी कि नॉट की फॉर्म में। तो यानी कि जो कांस्टेंट है उसको वो किसके बराबर आ गया, पी ए नॉट के बराबर आ गया। अगर मैंने इसको 1 रखा है तो जाहिर सी बात है कि जो मेरा बी है वो क्या होगा, 0। बी का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। अगर बी का कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया मैंने तो सिर्फ ए बचा है, और सिर्फ ए का जो वेपर प्रेशर होता है उसको क्या कहते हैं, पी ए नॉट। तो मैंने यहाँ पे क्या पुट कर दिया, पी ए नॉट। तो कांस्टेंट की वैल्यू क्या आ गई, पी ए नॉट। अगर इस कांस्टेंट की वैल्यू को आप यहाँ पर पुट कर दो तो ये वही इक्वेशन नहीं बन गई, पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट इनटू में मोल फ्रैक्शन। आपको ऐसे समझ में आता है, आप ऐसे समझिए। जो मैं आपको सिंपल आसान भाषा में समझाने की कोशिश कर रही थी कि भाई जो भी किसी भी चीज का टोटल अमाउंट होता है, अगर हम उसको फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर देते तो हमें पता चल जाता है कि फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग वो कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं। तो वहां से भी आ सकता है। आपको जिस तरीके से समझ में आता हो आप उस तरीके से समझिए। बस आपको जो याद रखना है वो मेन रिलेशन ये याद रखना है कि ए का प्रेशर अगर निकालना है तो हम क्या करेंगे, उसके जो प्योर स्टेट में, ठीक है, जो प्योर फॉर्म में जो उसका वेपर प्रेशर था उसको उसके नंबर ऑफ पार्टिकल के फ्रैक्शन से, मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर देंगे। बी का निकालना है तो बी के मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमें मिक्सचर में ये पता चल जाएगा कि ए अपना कितना वेपर प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है और बी कितना वेपर प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए प्लीज। ठीक है, तो ये टॉपिक अभी हमारा खत्म नहीं हुआ है, इसमें 1-2 बातें और हैं जो मुझे बतानी है, जो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। और फिर उसके बाद उसी वीडियो लेक्चर में हम लोग कोशिश करेंगे रॉल्ड्स लॉ पे न्यूमेरिकल भी सॉल्व करने की। ठीक है, तो आज के इस वीडियो लेक्चर को हम यहीं पे खत्म कर रहे हैं। अगर आपको आज की क्लास, आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जल्द ही मिलेंगे एक नए वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।